नमस्ते भारत। ना खाना बचेगा, ना पीना बचेगा, ना बचेगी तुम्हारी पढ़ाई, क्योंकि सभी चीज पर टैक्स लगा देंगी हमारी निर्मला ताई। तो आज हम इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपकी सैलरी में कितनी हिस्सेदारी रहती है सरकार की, हम ये भी जानेंगे। अगर आप टैक्स बचाते हो या उसकी चोरी करते हो तो उसकी क्या सजा है। सारे टैक्सेस के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हर भारतीय को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान में टैक्स कलेक्शन के जो प्रोविजन दे रखे हैं वो आर्टिकल 265 से 289 तक दे रखे हैं। आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें लिखी हैं कि जनता से कैसे पैसा लेना है टैक्स के रूप में और उन्हें क्या क्या सेवाएं प्रदान करनी है। ठीक है, भारतीय राजस्व को बरकरार रखने के लिए ये आर्टिकल्स हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की रिपोर्ट देखें तो 142 करोड़ से ज्यादा आबादी के देश भारत में केवल 1.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट टैक्स दिया, यानी कि आईटीआर फाइल किया। चलो, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं इस चीज पर दृष्टि डालते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स देखो भैया, इनकम कमाओगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेटिव टैक्स देना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, गिफ्ट या दहेज, सॉरी दहेज तो है ही नहीं गिफ्ट लोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और वेल्थ का भी टैक्स रहता है। ये डायरेक्ट टैक्स हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट। ऐसे 17 तरीके के टैक्स हुआ करते थे जो कि 2017 से पहले इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लगते थे। लेकिन आज के जमाने में जीएसटी चलता है भैया, ये सारे टैक्स हटा दिए गए हैं। एक ही टैक्स दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम है जीएसटी। तो सबसे पहले हम जीएसटी को समझते हैं, बढ़िया तरीके से इसको तोड़ते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब 4 तरीके की जीएसटी होती हैं। एक होती है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अब आप कहोगे कि सर हमें चारों जीएसटी देनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। तो फिर कितनी जीएसटी देनी पड़ती है, देखो। पहले होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी देनी होती है। एक होती है स्टेट जीएसटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी देनी होती है। अब हमारे भारत में यूनियन टेरिटरीज भी हैं कुछ, तो उनको भी तो भैया टैक्स के रूप में कुछ चाहिए कि नहीं। तो यूनियन टेरिटरी को जो जीएसटी देनी होती है उसे बोलते हैं हम यूटी जीएसटी। अब ये आईजीएसटी क्या है, इसे इंटीग्रल जीएसटी बोलते हैं। इंटीग्रल का मतलब भी समझाऊंगा, और इसका दूसरा नाम होता है डेस्टिनेशन जीएसटी, ये भी समझेंगे। तो आप सब ये तो जानते हो कि इंडिया में स्टेट है, स्टेट में बटा हुआ है, और ये यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है। ठीक है, और इंडिया के ऊपर जो राज करते हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। सही बात है कि नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट विभाजित है तो टैक्स भी विभाजित होगा। तो सबसे पहले हमें कितने तरीके के टैक्स देने होते हैं जीएसटी में, 2 तरीके के। तो यहाँ पे देखो आप, देखो जैसे कि अगर मैंने मान लो कोई फोन खरीदा 10,000 रुपए का, 10,000 का फोन खरीदा, तो ये तो तय उस पर 18% जीएसटी लगेगी। अब कितने परसेंट किस चीज पर जीएसटी लगती है उसकी एक स्लैब बनती है, वो स्लैब भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन जीएसटी 2 भागों में बटेगी। एक तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, एक एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। तो ये 18% के 2 भाग हो जाएंगे, 9-9%, यानी कि दोनों गवर्नमेंट आधा आधा पैसा बांट लेंगी। जैसे कि मैंने एक 10,000 रुपए का फोन खरीदा, 10,000 का 18% होता है 1,800 रुपए। तो 900 रुपए आ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, और 900 रुपए आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कि मैंने फोन अगर यूपी में खरीदा, ठीक है, तो 900 रुपए यूपी की सरकार में आएंगे, और 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाएंगे। सही है। लेकिन अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हम ज्यादातर 2 तरीके की चीजों पर जीएसटी देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन कुछ लोग तो यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, पौंडीचेरी में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। उनके लिए क्या, तो उनके लिए भी सीधा सा हिसाब है कि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा आधा, और आधा यूनियन टेरिटरी को देना पड़ेगा। जैसे कि फिर से 10,000 का फोन खरीदा, 18% टैक्स लगेगा, 900 रुपए ये आपस में बांट लेंगे। लेकिन फिर सर ये आईजीएसटी क्या बवाल है, इंटीग्रल जीएसटी का बवाल क्या है, इसको आसान भाषा में समझाता हूं। पहले ये बिल देखो आप, ये बिल देख लिया, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ देखो, मान लो मैं राजस्थान से कुछ मंगाता हूँ, और मैं यूपी का बंदा हूँ, आगरा में रहता हूँ मैंने राजस्थान से कोई चीज खरीदी 1 लाख रुपए की, है ना, 1 लाख रुपए की खरीदी। अब उस पे
18% जीएसटी कौन काटेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट काट लेगी आईजीएसटी के नाम पर। वो कहेगी ऐसा कर, चुपचाप 18,000 रुपए मेरी जेब में दे दे पहले, चाहे अलग से 18,000 रुपए दे दे। किसके रूप में? आईजीएसटी के रूप में, क्योंकि चीज जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो आधा पैसा है वो राजस्थान को मिलना चाहिए या फिर यूपी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई, तुम्हारे यहाँ से तो माल बिक रहा है, तो तुम्हारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स मिल गया होगा तुम्हें, और बहुत सारे टैक्स मिल गए होंगे जीएसटी के रूप में। लेकिन यहाँ का बंदा जो है इस चीज को खरीद रहा है, तो जहां का बंदा खरीदेगा या ये जो भी कोई सामान है वो बिकेगा जिस जगह, वहां लगेगा आपका आईजीएसटी। यानी कि 18,000 में से 9,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, लेकिन बाद बाकी का 9,000 यूपी को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डेस्टिनेशन वही है, सामान वहीं पे पहुंचा गया है, बिका गया है। ठीक है, तो जहां डेस्टिनेशन होता है, जहां पे सामान खरीदा जाता है, वहीं ठुकता है आईजीएसटी। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा बांट लेती हैं, यूनियन टेरिटरी को भी अपना हिस्सा दे देती हैं। तो ये होता है जीएसटी। फॉर एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरा फन इन पाठशाला का एप्लीकेशन है, इस पे एजुकेशन टैक्स लगेगा। ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। सभी कोर्सेस 99 रुपए के बेचता हूं, गवर्नमेंट एग्जाम के, क्लास 9 से 12 के, नीट के, आईआईटी जेई के। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। एप्लीकेशन पे जाके डेमो देखना धुआंधार तरीके से, क्योंकि सनी सर की इच्छा हर घर में शिक्षा, इसीलिए बहुत कम पैसों में प्राइस रखा है। अब मैं कैसे जीएसटी पे करूंगा, ध्यान से सुनना। देखो, क्योंकि मेरा खुद का खर्चा भी है, मैं ऑनलाइन एजुकेशन का जीएसटी बता रहा हूं और यहां से तुम्हें पूरा जीएसटी का मामला समझ में आ जाएगा। मान लो तुम लोगों ने मेरे को पैसे दिए, मेरे अकाउंट में अगर 20 लाख से ऊपर रुपए आ जाते हैं तो मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा? देखो, आप लोगों के पैसे आए मेरे अकाउंट में, आए आए आए, मान लो साल भर में मेरे पास 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब इन 30 लाख में से मेरा खर्चा भी होगा, जैसे कि मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने टैबलेट खरीदे, मैंने टीचर्स की सैलरी दी, ऐसे करके मेरा जो है खर्चा हो गया मान लो 10 लाख रुपए। सही है कि नहीं है? किसी भी फर्म को जीएसटी कब पे करना पड़ता है? पहले तो उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, जो कि 15 डिजिट का नंबर होता है, वो जीएसटी होगा। अगर उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए से ऊपर पैसे जाते हैं तो उसे जीएसटी पे करना ही होगा। अब मान लो मेरे पास 10 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है, जिसमें से कुछ टीचर की सैलरी का खर्चा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 5 लाख का खर्चा, और कुछ खर्चा होगा इक्विपमेंट खरीदने में, टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम को खरीदने में, तो वो खर्चा मान लेता हूं मैं 5 लाख रुपया हुआ, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ बचा कितना? 20 लाख रुपए। तो ध्यान दो, जैसे ही तुम यहाँ पे 99 रुपए या 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 18 रुपए उसमें गवर्नमेंट के हो गए पहले ही। लेकिन क्या सर, हमने 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाले, कोर्स खरीद खरीद के बहुत सारे बच्चों ने, तो क्या इस पे 18% लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं अपना जीएसटी कुछ परसेंट कैंसिल करवा सकता हूं। पूछो कैसे? क्योंकि भाई मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, उसमें से कुछ सैलरी दे दी मैंने टीचर्स को, अपने एडिटर वगैरह को, लेकिन जो बचे 5 लाख इनका जीएसटी तो मैं पहले ही भर चुका हूं। 18%, किसी पे 25%, किसी पे 28%, ऐसे करके मैंने हर किसी पे जीएसटी दे दिया, ठीक है। मैंने कंप्यूटर खरीदा तो जीएसटी दिया, मैंने टैबलेट खरीदा तो जीएसटी दिया, मैंने टेबल कुर्सी खरीदी तो जीएसटी दिया। तो मेरे पास इन सबके जीएसटी बिल होंगे। मान लो मेरा बैठा यहां पर टोटल जीएसटी ओवरऑल 2 लाख रुपए। कितना बैठा? 2 लाख रुपए। आप लोगों ने जो पैसा दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे उस पे बैठा 2 लाख रुपए का जीएसटी, और यहां मैंने जो जीएसटी दे दिया वो दे दिया है 1 लाख के आसपास, ठीक है। मैं 1 लाख पहले ही दे चुका हूं गवर्नमेंट को, तो बचा 1 लाख मेरे को पे करना पड़ेगा, मेरे को पे करना पड़ेगा। ये जो जीएसटी वाला सिस्टम है, चालाक लोग यहीं पे फायदा उठा लेते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में नहीं चालाकी कर सकते क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी बनिए से या किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, उस पे 18% स्टील का गेट बनवाना है, आपको स्टील खरीदने गए, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज खरीदने जाते हो जहाँ पे ऑफलाइन बिल दिया जाता है, तो उस जगह इन चीजों में झोल भी कर लिया जाता है, तो उनका जो टैक्स है वो बच भी जाता है। लेकिन ऑनलाइन की कंडीशन में टैक्स बचा पाना नामुमकिन है,
ठीक है, इस तरीके से हम जीएसटी को पे करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने कार परचेज की तो कार पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर आपने एक लग्जरी कार परचेज की जैसे कि फॉर्च्यूनर, ठीक है, मर्सिडीज, उस पे भी जीएसटी लगेगा और उस पे जो जीएसटी लगेगा उसके बाद सरचार्ज या सेस भी लगता है, क्योंकि वो लग्जरी कार है। तुम लग्जरी आइटम का कंजप्शन करोगे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। अब हम समझते हैं कि कितना परसेंट किस पर जीएसटी लगता है। देखो, गवर्नमेंट आप लोगों का बहुत ख्याल रखती है। जैसे कि बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं बेचारे, जो जीएसटी नहीं पे कर सकते, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इस्तेमाल होती हैं जैसे कि वेजिटेबल, अंडा, मिल्क, तो उस पर जीएसटी कितना है? 0%। कोई जीएसटी नहीं रखा। हाँ, लेकिन आप थोड़े से पैसे वाले हो गए, मान लो इतने पैसे आ गए कि आप थोड़ी सी लग्जरी लाइफ एफर्ट कर पा रहे हो। हाँ, जैसे कि पनीर, अफोर्ड 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 पनीर खाओगे, कर्ड खाओगे, आटा खाओगे, दाल खाओगे, तो उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा आपको। कितना? 5%। अगर आप होटल में रूम ले रहे हो, ठीक है, रिचार्ज करवा रहे हो, एंड्रॉइड फोन चला रहे हो, सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, मैप और चार्ट्स में अपने पैसे फंसा रहे हो, तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है भाई, बेसिक निर्णय ये करने करेंगे तो इतना जीएसटी दो, सरकार को भी तो पैसे चाहिए। ठीक है, अब 18% जीएसटी का लगता है। जैसे कि आपने एटीएम मंगाया, 300 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा आपका। ठीक है, बैंक का तो एटीएम में, सर्विसेज में, बैंक की सर्विसेज में, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर में भी कभी कभी 28% हो जाता है, कभी कभी 18% हो जाता है, डिपेंड करता है कौन कौन सी चीजें आप खरीद रहे हो, तो यहाँ 18% लगता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा लग्जरियस आइटम होता है, जो कि तुम अपने शौक के लिए मंगाते हो, जैसे कि मेकअप, मुंह तो गोरा करना है ना लड़कियों, लिपस्टिक लगा के होठी तो लाल करने हैं, इससे क्या एडवांटेज है? तो गवर्नमेंट कहेगी जब तुम शौक की चीजें करोगे, तम्बाकू खाओगे, ठीक है, मेकअप करोगे, मेडिसिन खाओगे कुछ उल्टी सीधी, ठीक है, तो मोटरसाइकिल खरीदोगे, फायरवर्क खरीदोगे, शैम्पू, परफ्यूम, ये सब खरीदोगे, पान मसाला खरीदोगे, तो तुम्हें 28% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से सोचो, यहाँ दारू, पेट्रोल और लग्जरी आइटम इंक्लूड नहीं है कुछ कुछ। अब दारू हो गया, पेट्रोल हो गया, इस पे हर स्टेट अलग अलग टैक्स लगाती है। अब मैं आपको अपनी स्टेट की बात बता दूं, मैं आगरा में रहता हूँ। आगरा से कनेक्टेड है राजस्थान, है ना, कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ आगरा के बगल में ही भरतपुर है। तो यहाँ एक लास्ट पेट्रोल पंप है हमारी। तो आगरा में क्या है, 10 रुपए करीब पेट्रोल सस्ता चल रहा है। तो ये बेचारे राजस्थान वाले आते हैं, यहाँ आके पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो जो राजस्थान की पहली पेट्रोल पंप है, जो कि भरतपुर में पड़ती है, ठीक है, वो बिल्कुल खाली रहती है, उस पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि 3-4 किलोमीटर जाके किसी आदमी को 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है और वो 20 लीटर रोज डलवा ला रहा है गाड़ी में, तो उसे तो 200-250 रुपए का फायदा हो गया ना। तो क्यों लेगा वो राजस्थान से पेट्रोल? तो ऐसे लोग चालाकी करने लग गए थे, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स में से इतने सारे टैक्सेस को हटाया गया, फिर जीएसटी को लगाया गया, क्योंकि लोग वहां से सामान खरीद लेते थे जहां पे सस्ती चीजें मिल रही थी। और विदेशी जो निवेश करना चाहते थे, उन्हें खुद नहीं समझ में आता था कि साला इस स्टेट का टैक्स अलग है, इसका अलग है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। इसी वजह से गुजरात वाले हिस्से में ज्यादा निवेश हो रहा था, ठीक है, मुंबई वाले हिस्से में ज्यादा निवेश हो रहा था, बिहार बेचारा गरीब का गरीब रह जा रहा था, ठीक है। यूपी भी ऐसा ही हो जा रहा था, गरीब का गरीब। तो इस चीज में चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जीएसटी नाम की चीज लागू की। एक ही देश, एक ही टैक्स का सिस्टम, लेकिन आज भी पेट्रोल हो गया, दारू हो गया, स्टेट अपने हिसाब से इन पर टैक्स वसूलती हैं। क्यों वसूलती हैं? क्योंकि उन्हें अपनी अर्निंग्स करनी है। अच्छा, जीएसटी से रिलेटेड सारी चीजों के नियम बनाने के लिए किस चीज पे कितने परसेंट जीएसटी लेना है, कहाँ जीएसटी लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, इसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनती है, जिसकी अध्यक्ष होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अभी निर्मला सीतारमन जी हैं। तो एक मेंबर तो ये हो गए, राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं 28, राज्य मंत्री में से एक ही मेंबर होगा। अब जो यूनियन टेरिटरी हैं, जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर विधानसभाएं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, उन तीनों के भी वित्त मंत्री होंगे। तो टोटल करके टैक्स काउंसिल में, जीएसटी की काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 33 मेंबर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना। और आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। कोई पूछे जीएसटी काउंसिल में किसका जिक्र है,
कौन से आर्टिकल में जिक्र है? तो 279A में। अब हम समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आखिरकार एक आदमी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है जो सैलरीड है, उसका टैक्स तो गवर्नमेंट सैलरी देने से पहले ही काट लेती है आईटीआर के रूप में। इसलिए एक शायरी सुनाऊंगा पहले मजेदार, जब ये समझाऊंगा। भूल जब हो ही गई हमसे तो फिर जो भी बनता था वो फाइन दे दिया। भूल जब हो ही गई हमसे तो फिर जो भी बनता था वो फाइन दे दिया, और टैक्स था इनकम से ज्यादा इसलिए हमने इश्क को रिजाइन दे दिया। चलो अब मैं आपको समझाता हूं टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनकम पर टैक्स कैसे देते हैं। देखो, एक ओल्ड रिजीम टैक्स है और एक न्यू रिजीम टैक्स है। तो ओल्ड वाला तो पुराना हो गया, लोग इससे भी भरते हैं, लेकिन नए वाले से भी भर सकते हैं। कैसे भरते हैं टैक्स? देखो, आईटीआर जाता है पहले तो 0 से 3 लाख जिसकी सैलरी है, क्योंकि भाई इंडिया ऐसा ही है अपना देश। इसमें ना लोगों को क्लासिफाई किया गया है कि भाई तू देख गरीब है, गरीब गरीब गरीब, है ना, तू लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, तू मिडिल क्लास है, तू अपर मिडिल क्लास है, तू रिच है। ऐसे करके स्टेटस डिफाइन कर दिया है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि यार 0 से 3 लाख वाले लोग कोई टैक्स नहीं देंगे, नील, नो टैक्स, ठीक है। 3 से 6 लाख वाले लोग हैं जो 3 से ज्यादा कमाते हैं, 6 लाख से कम कमाते हैं 1 साल का, तो वो 5% टैक्स देंगे। 6 से 9 लाख का 10%, 9 से 12 के बीच में जो कमाते हैं वो 15% टैक्स देंगे, 12.5 से 15 लाख के बीच में कमाते हैं वो 20% देंगे, 15 लाख से ऊपर जो कमा रहे हैं वो बहुत अमीर हैं, वो 30% टैक्स देंगे। ऐसा इन्होंने एक टैक्स सिस्टम बना दिया है। अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है किसी की सैलरी पर, उसमें मैं अपनी भी सैलरी रखूंगा, ठीक है। तो अब देखो, ये टैक्स देने के बाद एक और टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं सेस, और एक और टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं सरचार्ज। दोनों में अंतर है। देखो, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का टैक्स बन रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है, यानी कि इनकम पर जो टैक्स है उसके ऊपर भी जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं सेस। तो इस टैक्स का 4% गवर्नमेंट काट लेती है, क्या बोल के कि भैया स्वच्छ भारत के लिए दे दो, है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन का सेस दे दो। तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बताती है, उसके ऊपर इनकम से 4% सेस और काट लेती है, ठीक है। अब ये भैया सरचार्ज क्या होता है? जो लोग 50 लाख से ऊपर कमाते हैं तो उनकी इनकम पर सेस के साथ सरचार्ज भी लगता है। जैसे कि 50 लाख से 1 करोड़ कोई कमा रहा है, आईटीआर फाइल कर रहा है इतने रुपए का, तो उसे इनकम टैक्स के ऊपर 4% तो देना ही होगा, साथ में सरचार्ज 10% देना होगा। अच्छा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के ऊपर कमा रहा है तो उसे 15% देना होगा इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स। कोई 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कमा रहा है तो उसे 25% देना होगा। तो ये है सरचार्ज। यानी कि एक तो इनकम का टैक्स, फिर उसके ऊपर से सेस, फिर अगर कोई 50 लाख से ऊपर कमा रहा है तो उस पर सरचार्ज, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस है, समझते हैं। चलो, जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर मैंने 4 दोस्त ले लिए हैं, चौथा मैं खुद हूं, 3 ये मेरे दोस्त हैं। एक है चंपा, बेचारी गरीब, एक है चमेली और थोड़ी इससे अमीर, एक है पुष्पा, अपर मिडिल क्लास, सनी सर पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, अब मेहनत करके रिच हो गए हैं। ठीक है, मजाक मजाक में मैं टैक्स के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप। तो देखो, चंपा अगर सालाना 3 लाख रुपए कमाती है, ठीक है, सालाना चंपा 3 लाख रुपए कमाती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ना। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से कि अगर ये 20-25 हजार रुपए महीने कमा रही है तो कोई इसे टैक्स नहीं देना। अच्छा, चमेली जो कि 6 लाख रुपए महीने कमा रही है, यानी कि 50 हजार रुपए महीने की सैलरी है इसकी, तो इसे टैक्स कैसे देना होगा? देखो, इसके 6 लाख 2 भागों में बांट लिए, पहले 0 से 3 लाख की स्लैब में, फिर 3 से 6 लाख की स्लैब में। तो पहले 3 लाख पे इसके पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 0 रुपए, ठीक है। और बचे कितने? 3 लाख। तो जो नीचे 3 से 6 लाख बच रहे हैं उन पे 5% का टैक्स लगेगा, तो इसके कितने हो गए? 15 हजार रुपए। यानी कि सालाना चंपा को 15 हजार रुपए देने होंगे अगर ये 5 लाख रुपए महीने कमाती है तो। लेकिन एक चीज और बताऊंगा,
यहाँ पे कुछ अमाउंट होता है जिसको पहले ही घटा दिया जाता है टैक्स काउंट करने से, वो है 75,000 रुपए। ठीक है, रिडेम्पशन कॉस्ट बोलते हैं जिसको, वो पहले ही हटा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सोचो, मैं 75,000 रुपए इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि टैक्स के कैलकुलेशन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, बस मैंने समझा दिया आपको। लेकिन पुष्पा अगर 9 लाख रुपए महीने कमाती है तो न्यू टैक्स रिजिम के आधार पर इसे कितना टैक्स भरना होगा? शुरू के 3 लाख रुपए पे 0% टैक्स, निल, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, अगले 3 लाख रुपए पे 5% का। मान लो इसकी 9 लाख सैलरी है तो 3-3 की स्लैब में बांट लिया, 3, 3, 6, 3, 9। तो अगले 3 लाख पे 5% टैक्स जो कि 15,000 हुआ, फिर अगले 3 लाख पे 10% टैक्स जो कि 30,000 रुपए हुआ। तो इसे 45,000 रुपए तो देने पड़ेंगे और प्लस 45,000 का 4% और देना पड़ेगा सेस के रूप में। सिमिलरली इसको भी 4% सेस तो देना ही पड़ेगा, यानी कि 15,000 का 4% सेस यहाँ भी देना पड़ेगा। अब आते हैं हम पुष्पा की बात हो गई हमारी, सनी सर की बात। अब सनी सर ने जब शुरू-शुरू में अपनी जॉइनिंग ली, क्योंकि मैंने शुरू में कोटा में पढ़ाया था, तो मैं ठीक-ठाक पैसा कमाता था, ठीक है? यूट्यूब से अलग, यूट्यूब का अलग आता था। तो अब उसके आधार पर अगर मान लो मेरी 48 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है? थोड़ी आस-पास रखी है मैंने, एग्ज़ैक्ट नहीं रखी। 48 लाख से आपको पता चलेगा कि 4 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ मैं, ठीक है? इससे ज़्यादा थी वैसे मेरी। तो अब देखो, इसी न्यू रेज़ीम के आधार पर शुरू के 3 लाख रुपए पे 0% टैक्स लगेगा, ठीक है? अगले 3 लाख रुपए पे 5% लगेगा जो कि 15,000 हो जाता है। अगले 3 लाख रुपए पे 10% लगेगा जो कि 30,000 हो जाता है। अगले 3 लाख रुपए पे 15% लगेगा जो कि 45,000 हो जाता है। ध्यान से देखो ना, शुरू में 3% पे 0, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15%। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 से 12 लाख पे 15%। तो हर किसी में 3-3 लाख का गैप है। तो देखो, 3 लाख पे 0, कोई टैक्स नहीं। अगले 3 लाख यानी कि 6 लाख की इनकम पे 15,000, अगले 3 लाख यानी कि 9 लाख की इनकम पे 15 प्लस 30,000, ऐसे। ठीक है, फिर अगले 3 लाख पे 15% यानी कि 45,000, अगले 3 लाख पे 20% देना पड़ेगा यानी कि 60,000। जैसे ही इनका टोटल 15 लाख हो जाता है, हो भी गया, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, तो 15 लाख रुपए पे इतना टैक्स जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 लाख से ऊपर पहुंचूंगा तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। साफ साफ देखो, जैसे ही अगर सैलरी 15 लाख से ऊपर पहुंच जाती है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30%। तो अब 48 लाख में से अगर 15 लाख घटाए तो बचेगा कितना? 33 लाख। तो इस 33 लाख पे 30% दिया तो कितना हुआ? 9,90,000 रुपए। यानी कि टोटल टैक्स कितना बना? सिर्फ इनकम टैक्स देखेंगे, अगर इन सबको जोड़ूंगा तो बनेगा कितना? 11,40,000 रुपए। इसे जोड़ के 11,40,000 रुपए टैक्स बना 48 लाख की सैलरी पे। ध्यान से सुनना, अब इस पे 4% का सेस और दो। इसका 4% सेस दिया तो ये 11,40,000 से हो गया 11,85,600 रुपए। इसका 4% लिया, 11,40,000 का 4% जो भी आएगा वो जोड़ के इतना रुपया बन गया। यानी कि इतने रुपए टैक्स जाएगा मेरी सैलरी पे। समझ रहे हो आप? ये तो छोड़ो, ये तो इनकम पे सीधे-सीधे टैक्स कट जाता है। मंथली जैसे ही सैलरी आती है उससे पहले ही कट जाता है आईटीआर के रूप में। ठीक है? ये तो डायरेक्ट टैक्स ले लिया सरकार ने। लेकिन मजे की बात देखो, अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो कहीं इन्वेस्ट भी करूंगा कि नहीं? मैंने 10 लाख रुपए के लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह, डिजिटल बोर्ड वगैरह खरीदे, तो मैंने इस पे जीएसटी दिया 18%, कहीं 28%, इस तरीके से। फिर मैंने कुछ पैसा बचा तो उसको मैंने कहाँ लगाया? प्रॉपर्टी में लगाया। प्रॉपर्टी में लगाया तो प्रॉपर्टी पर भी टैक्स देना पड़ा मुझे। फिर मैंने गोल्ड खरीदा, मेरे को गोल्ड पर भी टैक्स देना पड़ा, है ना? मैं रोड पर चला, मैंने कार खरीदी, मेरे पास वेन्यू कार है, उस पर भी काफी टैक्स देना पड़ा। ठीक है, यहाँ भी मेरे को टैक्स देना पड़ा। ठीक है, मैं रोड पर चला तो मुझे रोड टैक्स देना पड़ा। अब मैं रोड पर चलता हूं तो मुझे टोल टैक्स भी देना पड़ता है। ये सारे टैक्स लगते हैं मेरे पे। और इस हिसाब से जो मेरी खुद की कमाई है, खुद की कमाई जो भी है, जो भी मेरी इनकम है, उसमें फाइनेंस का जो हिस्सा निकलता है वो ज़्यादा बैठता है और जो मेरा हिस्सा निकलता है वो बहुत कम बैठता है। ये है इंडियन टैक्स सिस्टम। हम सबको टैक्स पे करना चाहिए, ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, लेकिन हमने जो टैक्स पे किया है उसके बदले में सरकार भी हमें कुछ अदा करेगी, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है?
इसका तालमेल आप सब जानते हो। ये था पूरा इंडिया का टैक्स सिस्टम। अब मेरे को आप ये बात बताओ, मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं, किस चीज पर समझाऊं तुम्हें? प्लेलिस्ट में मेरी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगी, आप लोग जरूर देखना, मजा आ जाएगा। अगर आप टैक्स में चोरी करते हो और टैक्स की चोरी 25 लाख से ऊपर की होती है तो आपको 6 महीने से 7 साल की जेल हो सकती है और पेनल्टी लगेगी वो अलग। ठीक है। अगर आपके टैक्स में चोरी 25 लाख रुपए से कम की है तो आपको सजा 3 महीने से 2 साल की हो सकती है और आपको जो सजा मिलेगी पेनल्टी की वो अलग। वैसे ऐसा होगा नहीं अगर आपसे गलती से टैक्स में चोरी हो गई है तो, यानी कि आपसे गलती से टैक्स कम भर गया है तो, क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और आपको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा और उस जवाब में आप क्लियरली ये बताओगे कि भाई मैंने पूरा टैक्स भरा है, अगर कहीं गलती हो गई है तो आप पर पेनल्टी लगती है, फिर आप पेनल्टी पे करते हो और पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। तो अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से आप टैक्स के सिस्टम को समझ गए होंगे और प्लेलिस्ट में जाके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है मैंने, जैसे कि रेलवे सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, कई वीडियो रेलवे के ऊपर भी हैं, है ना? और फन इन पाठशाला पर मैं फिजिक्स पढ़ाता ही हूँ एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ पर आप देख सकते हो। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।